नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप रोज़ किसी न किसी न्यूज़ चैनल में सुनते रहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन सुनते हैं, आपस में भी इसका डिस्कशन करते हैं, खासतौर पे तब जब महंगाई का जिक्र होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी महंगाई का जिक्र होता है तो महंगाई को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे बड़े फैक्टर के रूप में जिसको बताया जाता है दैट इज क्रूड ऑयल प्राइस हाइक। जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई का आना, ये आप हमेशा सुनते आते हैं जब भी महंगाई का डिस्कशन होता है, जिक्र होता है। और जिस भी फील्ड में महंगाई को बताया जाता है, चाहे वो रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुओं में बढ़ोतरी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक फील्ड में जहाँ भी महंगाई देखने को मिलती है वहाँ एक बड़े बेस फैक्टर के रूप में बताया जाता है क्रूड ऑयल प्राइस हाइक। मतलब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई आई है, राइट। तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से किस तरीके से महंगाई आती है और किस तरीके से वो महंगाई को इम्पैक्ट करती है, और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन किसी भी नेशन की इकोनॉमी को किस तरीके से बेकार करती है या उसकी इकोनॉमिक हेल्थ को बेकार करती है, इन सारी चीज़ों को जानने की डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म्स को, पॉइंट्स को मार्क जरूर करिएगा। बिकॉज ये जो टॉपिक है आप सब जानते हैं कि यह जो टॉपिक है वह इकोनॉमिक कॉमर्स पे बेस्ड टॉपिक है और इकोनॉमिक कॉमर्स पे बेस्ड जो टर्मिनोलॉजी है उस पर बेस्ड काफ़ी सवाल बन जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी को समझना, डिटेल में समझना। और कई बार क्या होता है, टर्म्स में कन्फ्यूजन भी होता है, तो जब आप डिटेल में समझोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर होगा और आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 1.5-2 महीने से ये चर्चा में है, ज़्यादा चर्चा में है और उसका रीजन आप सबको पता है। यहाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले 1.5-2 महीने से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है और इस वॉर ने दोनों कंट्रीज को तो अफेक्ट किया ही है। मतलब दोनों कंट्रीज इस वॉर से अफेक्टेड तो हुई हैं, साथ में कुछ और भी कंट्रीज इससे अफेक्टेड हुई हैं और खास तौर पे वो कंट्रीज अफेक्टेड हुई हैं जो रशिया से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती रही हैं। कुछ ना कुछ का मतलब ये, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज का इंपोर्ट हो, चाहे नॉन एसेंशियल कमोडिटीज का इंपोर्ट हो, ये इंपोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस पर निगेटिव इम्पैक्ट आया है। और जब भी इंपोर्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि इंपोर्ट में कोई भी रुकावट, कैसे भी रुकावट, किसी भी वजह से रुकावट उस कंट्री के लिए एक इन्फ्लेशन का ही कारण बनती है। डायरेक्टली अगर आप उसका इम्पैक्ट देखोगे तो सबसे बड़ा जो लक्षण देखने को मिलता है वो इन्फ्लेशन ही देखने को मिलता है और ख़ास तौर पे उस कंट्री में इसको देखने को मिलता है जो ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहती है, खासतौर पे एसेंशियल कमोडिटीज पे अगर वो डिपेंडेंट है तो, राइट। तो इसमें अगर हम क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें स्पेशली, तो क्रूड ऑयल प्राइस का जो इंपोर्ट है वो रशिया से काफ़ी कंट्रीज कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, करती रही हैं। तो हो क्या रहा है कि इस वॉर की वजह से वो इंपोर्ट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और यूरोप में अगर हम खास तौर पे बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी हाल ही में एक प्रस्ताव भी रखा है कि क्या रशिया के ऊपर हम बैन लगा सकते हैं, रशिया से क्या हम इंपोर्ट एक तरीके से लाना बंद कर सकते हैं, हमारा काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो इस प्रस्ताव को एक तरीके से सफल नहीं माना गया, एक तरीके से खारिज कर दिया गया बिकॉज ज़्यादातर कंट्रीज ने इसमें समर्थन नहीं दिया, बिकॉज उनकी मजबूरी है कि उन्हें रशिया से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में देखा जाए तो रशिया जो है वो नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने वाली एक बड़ी कंट्री है। और नेचुरल गैस को देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज के टर्म में, तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए नेचुरल गैस वहाँ की जान है। जैसे बोला जाता है ना, ऑक्सीजन प्राणवायु है, तो उसी तरीके से यूरोप के लिए नेचुरल गैस जो है आज की डेट में प्राणवायु बनी हुई है। मतलब कि नेचुरल गैस अगर ना हो, उसकी सप्लाई ना हो, तो बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आएगा, बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो इस वजह से डायरेक्टली आप उस रशिया पे बैन नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज का ये कहना है कि अगर हमें बैन लगाना है तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए, हमें एक तरीके से सोचना पड़ेगा, उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव कंट्री को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से हम आसानी से और सस्ते एक तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो इसेंशियल ज़रूरतें हैं, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेस्ट है। इस वजह से अभी हाल ही में ये काफ़ी हाइक देखा गया है और काफ़ी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है कई सारे कंट्रीज में, राइट। और इसका अभी आपने इफेक्ट देखा है, खासतौर पे ज़्यादा जो दिखा है एशिया में, दैट इज़
श्रीलंका, राइट, उसको भी आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं क्रूड ऑयल प्राइस का जो हाइक है अगर आप देखो 2021 के बाद से, तो यह लगभग 58% से 60% तक इसमें इंक्रीज देखा गया है, राइट। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज आया है तो ऑब्वियस सी बात है जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि क्रूड ऑयल प्राइस जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उससे जुड़ी हुई चीज़ों पे इस पे इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट किस तरीके से आता है दोस्तों, किन सेक्टर्स में आता है और मोटे तौर पे क्या चीज़ें उस पर मतलब इम्पैक्टेड होती हैं, उसको पहले जान लेते हैं इस वीडियो में, राइट। उसको डिटेल में समझेंगे कि इन्फ्लेशन किस तरीके से आता है, इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है बेसिकली, और हमेशा क्रूड ऑयल प्राइस एक बेस फैक्टर के रूप में क्यों काम करता है, राइट। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेजर इम्पैक्ट्स क्या आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब भी हम क्रूड ऑयल प्राइस हाई की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो लक्षण देखने को मिलता है किसी भी कंट्री में, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है ज़्यादातर, और देखिए कंट्री वही ज़्यादातर इंपोर्ट कर रही है जिसके पास रिजर्व्स नहीं है, या रिजर्व्स हैं भी तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और प्रोडक्शन हो भी रहा है, रिजर्व्स हैं भी, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं वो इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है तो होता क्या है, पहला जो लक्षण देखने को मिलता है वो ये है कि उस राष्ट्र में उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं या सामान का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। ये सबसे पहले लक्षण आप देखोगे इन्फ्लेशन ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइस हाइक, राइट। तो ये एक पहला लक्षण आप देखेंगे। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें इम्पैक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट भी जो करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है, आपको फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्र का जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है और वो फिस्कल डेफिसिट में एडवर्सली इफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है फिस्कल डेफिसिट, आप इसको मार्क करें, डिटेल में जरूर समझिएगा, राइट। इस पे बेस्ड कई बार सवाल बन चुके हैं, आगे भी बन सकता है। तीसरा इम्पैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो ये है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मार्क करिए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होता है, इससे इम्पैक्टेड होता है। कैसे होता क्या है कि जब आप इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करने वाली वस्तुओं की कीमतें आपके राष्ट्र से एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों से अधिक हो जाता है, तो वहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे करंट अकाउंट को बैलेंस किया जाए, मतलब कि भले वहाँ पे एक्सपोर्टेड जो सामान हैं, वस्तुएं हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी उसके आसपास होना चाहिए। किसके आसपास, इंपोर्टेड वस्तुओं की कीमतों के आसपास, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपका बैलेंस बना रहता है, यानी कि जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं उतना आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप बैलेंस मोड में चल रहे हैं, राइट। तो ये तीसरा इम्पैक्ट हो गया। चौथा इम्पैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो ये है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस में बहुत तेजी देखा जाता है तो जो इक्विटी मार्केट्स होती हैं किसी भी कंट्री में, शेयर मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म पैनिक क्रिएट होता है। शॉर्ट टर्म पैनिक इसलिए क्रिएट होता है बिकॉज अगर क्रूड ऑयल प्राइस ज़्यादा होगा, इसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बिजनेस या जो फर्म्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, राइट। और जब प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा तो उनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली शेयर मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये मोटे फैक्टर्स हैं, मोटे इम्पैक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइस हाइक की वजह से, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि क्रूड ऑयल प्राइस हाइक की वजह से मोटे तौर पे महंगाई जो आती है उसको हम क्या नाम देते हैं और उसका मतलब क्या है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइस एक तरीके से बढ़ोतरी होती है तो उसकी वजह से जो महंगाई यहाँ पे जनरेट होती है उसको हम नाम देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप देखो कि जब भी वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व स्तर पे जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो सबसे पहले जो बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो बिजनेस फील्ड में देखने को मिलता है। हायर कॉस्ट फॉर बिजनेसेस के लिए जो मतलब बिजनेसेस के लिए जो भी कॉस्ट है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो सब क्या होती है, बढ़ जाती है, राइट। इससे क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क होता है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो इसका मतलब सीधा से यही है कि जो मूल्य है यानी कि जो एक लागत है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो आप प्रोडक्शन के टर्म में उसको ले लें चाहे सर्विसेज के टर्म में लें, अगर वहाँ पे लागत ज़्यादा बैठ रही है
सर्विस प्रोवाइड कराने वाले के लिए या प्रोडक्शन करने वाले के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे महंगाई आएगी, और ये जो महंगाई बोली जाएगी दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क, राइट। तो अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ले लें कि मान लो आप जो है पेट्रोलियम को इंपोर्ट कर रहे हो, और पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, शिप्स का यूज कर रहे हो, राइट। तो वहाँ पे जो कार्गो शिप्स आप यूज करते हो, तो कार्गो शिप्स क्या करती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स को लाती हैं एक डिफरेंट अपना जो भी है रूट, उस रूट को फॉलो करते हुए। तो शिप्स को भी चलने के लिए क्या होता है, पेट्रोलियम चाहिए होता है, उसकी एक कॉस्ट अलग आती है। जो आप क्रूड ऑयल खरीदते हो उसकी कॉस्ट अलग आती है। उसके बाद फिर आप जब उसको कोस्टल एरिया के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन कराते हो ट्रक्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू, तो उसकी कॉस्ट अलग आती है। तो ये जो पूरा का पूरा एक कॉस्ट बढ़ता जाता है ट्रांसपोर्टेशन में और उसके स्टोरेज में, और फाइनली उसको हम जब यूज़ करते हैं एज अ मतलब एक एनर्जी के सोर्स के रूप में अगर हम उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी एक इसकी कॉस्ट बैठती है, राइट। तो ये सारे के सारे जो कॉस्ट हैं वो फाइनली आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ऐड होते हैं। याद करिए, आप सबको मालूम है कि जब भी हम कॉस्ट प्राइस के डेफिनेशन देते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हमारा जुड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जुड़ता है, उसके टूट फूट का सब वहाँ पे जोड़ा जाता है, तो वो सारा का सारा जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऐड किया जाता है, वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड किया जाता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ेगी रॉ मटेरियल की, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ेगी। और उस फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेशन का भी प्रेशर आ जाता है बिजनेसेस के थ्रू, फर्म्स के थ्रू। क्या होता है, जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, तो उसमें प्रॉफिट जनरेशन का भी प्रेशर आता है। इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा कई बार बढ़ जाता है, राइट। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर आप देखो कि भारत में अगर स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, तो स्टील के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आयरन ओर को यूज़ करना पड़ रहा है, राइट। आयरन ओर एक तरीके से सफिशिएंट है भारत में, और आप वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, लाइमस्टोन भी यूज़ कर रहे हो, और कोकिंग कोल भी आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखो आप इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं आप सफिशिएंट हो, मतलब आपके लिए सफिशिएंट यहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं इंडिया में, लेकिन इस पे डिपेंडेंस बन जाती है। इसको आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ जाता है कोकिंग कोल को। जब आप इसको कोकिंग कोल को इंपोर्ट करते हो, ज़्यादा मात्रा में आपको उत्पादित करना है स्टील, तो ऑब्वियस सी बात है कोकिंग कोल को भी वहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो कोकिंग में यूज होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है। बिकॉज स्टील में मेटलर्जिकल प्रोसेस यूज होता है, तभी आपको फाइनली वहाँ पे स्टील मिल पाती है। अब अगर कोकिंग कोल की कीमत बढ़ जा रही है, राइट, और कोकिंग कोल की भी कीमत अगर नहीं बढ़ रही है, तो इसको आप दूसरे हॉस्पिटल में देखो। मान लो सिर्फ क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइस में ही इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप इसका इंपोर्ट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंपोर्ट आप कार्गो शिप से ही करोगे, शिप्स के माध्यम से ही आप इसको इंपोर्ट कराओगे। अब शिप्स को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, क्रूड ऑयल ही चाहिए होता है, राइट। मतलब कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन्हीं के ईंधन से चलता है कार्गो शिप्स भी। अब अगर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। अब जब ये बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा कि स्टील की कीमत भी बढ़ेगी। जब स्टील की कीमत भी बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मकान बनने की भी कीमत बढ़ेगी, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है, सारी की सारी चीज़ें आपस में वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाती हैं, मतलब आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क बनता है, वो जो नेटवर्क बनता है वो जिस इंडक्टिव कॉन्सेप्ट से बनता है, वो जो इंडक्शन चलता है कहीं ना कहीं वो क्रूड ऑयल प्राइस राइज की वजह से ही इंडक्शन वहाँ पे क्रिएट होता है, राइट। तो ये आप मोटे तौर पे रख लीजिए कि क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो हमेशा एक बेस फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर इसमें हाइक देखने को मिलेगा, तो हर एक चीज़ में रेट उसका ऑब्वियस सी बात है बढ़ना आप देखोगे, और अगर रेट कम हो रहा है तो वहाँ पे प्राइसेस लो हो सकती हैं, राइट। डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रॉफिट जनरेशन का प्रेशर किस तरीके से है। देखो, ये हमेशा आप मतलब ये एक बहुत ही आइडियल वे में नहीं चलता है। इसको आप ये मत सोचिए कि हाँ अगर प्राइस वहाँ पे कम हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कम हो गया। उसके पीछे क्या होता है, जो खासतौर पर जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उसमें क्या होता है कि कई बार प्रॉफिट जनरेशन का भी प्रेशर रहता है। अगर मान लो कोई आप बहुत फेवरेट चीज़ खा रहे हो और उस फेवरेट चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसको बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, उसका जो फ्लेवर वो दे पा रही है वो सिर्फ एक कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे महंगाई होगी।
राइट। अगर आप कोका कोला की कोक पी रहे हो और उसका एक यूनिक फ्लेवर आप समझ पा रहे हो, राइट, उसका एक यूनिक टेस्ट है, तो और उसकी डिमांड अगर वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फिर क्या होगा, प्रॉफिट जनरेशन का प्रेशर आएगा और उसमें प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में वो महंगाई एक तरीके से बनी रहेगी, राइट। या कोई भी चीज़ है, आप सिगरेट पी रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की सिगरेट पी रहे हो और वो जो सिगरेट है वो सिर्फ एक कंपनी बना रही है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें वो प्रॉफिट जनरेशन का प्रेशर आ जाता है। और ऐसे उत्पादों में क्या होता है, कई बार जब भी मतलब लगता है गवर्नमेंट को कि यार इस वजह से महंगाई बढ़ रही, इस फील्ड में 2-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 2-4 ब्रांड्स ऐसे हैं सिगरेट के जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट, और इनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से उस फील्ड में एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने की कोशिश करती है, टैक्सेस को बढ़ाती है, राइट, ताकि उसको भी प्रॉफिट मिले, उसका भी रेवेन्यू बढ़े। और जब गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगाती है तो टैक्सेस लगने की वजह से उस फील्ड में, उस प्रोडक्ट में और महंगाई बढ़ जाती है, राइट। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो उसी तरीके से अल्कोहल में भी है, तो गवर्नमेंट इसमें भी टैक्सेस को बढ़ाती है और अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है, राइट। तो ये जो डिसीजंस हैं, टैक्सेस को बढ़ाना और प्रॉफिट जनरेशन का वहाँ पे आइडिया रखना, स्ट्रेटजी रखना, ये भी कहीं ना कहीं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क को बढ़ाते हैं, राइट। और किस तरीके से बढ़ते हैं, मैंने आपको सिगरेट, अल्कोहल का एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, जैसे मान लो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ खाते पीते हो, अगर हम सब्जियों की बात कर लें तो सब्जियां क्या होती हैं, किसान उगाता है, लेकिन किसान को भी सब्जियां उगाने के लिए और उसको फाइनली मार्केट तक पहुंचाने के लिए कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और इन स्टेप्स में अगर वो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, सब्जियां उगाने के बाद अगर वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन उसका अगर महंगा पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको फिर वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो कीमत उस तरीके से उसको रखनी पड़ेगी। भले उसको लगे कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सब्जी है वो थोड़ा से अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा बैठ रही है तो उसको ये सोचना पड़ेगा, वो ये सोचता है कि यार इतने कीमत में बिक जाए तो मेरी लागत जो है वो निकल जाए। हालांकि किसान जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेशन कॉन्सेप्ट नहीं रखता है, मतलब उसकी लागत ही निकल आए और थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज जो कृषि उत्पाद हैं उनमें ये हमेशा देखा गया है कि प्रॉफिट जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रॉफिट जनरेशन जो प्रेशर है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाता है। प्रॉफिट जनरेशन प्रेशर जो है वो तभी अप्लाई हो पाता है जब उस किसान के पास उच्च भंडारण की क्षमता होती है, वो सामान को थोड़े टाइम के लिए रोक के रखता है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो एक तरीके से उस सामान को बाद में बेचता है और कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। लेकिन किसान के पास ये स्टोरेज कहाँ होता है, किसान के पास तो क्या होता है, एक तरीके से सामान उत्पादित हुआ, यानी कि सब्जियां उत्पादित हुई, अनाज उत्पादित हुआ और उसको 1-1.5 महीने के अंदर निकालना पड़ता है क्योंकि उसके घर में स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। और इसका फायदा कौन लेता है, इसका फायदा बड़े व्यापारी लेते हैं, बड़े आढ़तिये लेते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की क्षमता होती है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क को लाते हैं और एक पूरा का पूरा चेन बनता जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क बनता है और उससे एक नेटवर्क बनता है और उससे जुड़ी हुई हर एक चीज की कीमत बढ़ सकती है, राइट। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके के इन्फ्लेशन को जनरेट करते हैं। जिन जिन फैक्टर्स को अगर हम देखें, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन फैक्टर्स से जुड़े हुए हैं, उन फैक्टर्स की वजह से, उन फैक्टर्स के बदलाव की वजह से किस तरीके के इन्फ्लेशन आते हैं उसको भी समझना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख लें, आप सब ने यहाँ पे देखा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ती है और उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क जनरेट होता है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, दूसरे फैक्टर की बात करें, दैट इज राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस। अगर किसी प्रॉपर्टी की प्राइस राइज कर रही है तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर की जो वेल्थ है वो बढ़ती है। कंज्यूमर की जो वेल्थ है वो क्या होती है, बढ़ती है। और जब कंज्यूमर की वेल्थ बढ़ती है तो होता क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क होता है। क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा है, उसके पास प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा हो गई है, उस प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि इसकी परचेजिंग पावर जो है एक तरीके से बढ़ गई है। परचेज करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है। भले ही इसके पास नकदी ना हो, लेकिन नकदी देने के लिए तो बैंक्स अवेलेबल है ना। राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइस का मतलब यही है कि आपकी प्रॉपर्टी है उसकी प्राइसेस बढ़ गए हैं और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरी प्राइस इतनी बढ़ गई, मेरे प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी बढ़ गई, मुझे इतना लोन मिल सकता है और मैं इतना लोन ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है, जो सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस आता है, परचेजिंग जो पावर आती है, वो राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइस की वजह से ही होती है।
और इससे क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ता है। फिर क्या होता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है फिर वो उसी तरीके से खर्च करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरे पास ये लग्जरियस मतलब जो भी है सुख सुविधा के साधन हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छे फर्नीचर्स हो, है ना। तो एक ये जो पूरा का पूरा डिमांड है वो किसकी वजह से आता है, राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस की वजह से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरूर इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट फैक्टर हम देखें, दैट इज डिप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट्स में अगर डिप्रिशिएशन देखा जाता है, यानी कि अगर एक्सचेंज रेट में आप देख रहे हो कि कमी आ रही है, कमी आने का मतलब ये है कि एक तरीके से वैल्यू घट रही है, राइट। तो होता क्या है कि इंक्रीज्ड इंपोर्ट प्राइसेस, इंपोर्ट जो भी आप उत्पाद करते हो, जो भी सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हो, उनके प्राइसेस में हाइक देखने को मिलता है, राइट। प्लस राइजिंग एक्सपोर्ट, इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट राइज होता है, राइट। जब एक्सपोर्ट राइज होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी नेशन की इकोनॉमी में क्या होगा कि वो जो इंटरनल जो डोमेस्टिक मार्केट है, उस डोमेस्टिक मार्केट में इसेंशियल चीज़ों को भी कई बार कमी होने लगती है, क्योंकि क्या होने लगता है कि इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ज़्यादातर एक्सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो डिप्रिसिएशन आए एक्सचेंज रेट से, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस देश की करेंसी को हासिल किया जा सके, राइट। ये कैसे है मैं इसको आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप समझो इसको। इससे क्या होता है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क। इससे क्या जनरेट होता है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क। इससे दोनों चीज क्रिएट होती है, कॉस्ट पुश भी होता है एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क भी आता है, राइट। कॉस्ट पुश किसी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो इंक्रीज्ड इंपोर्ट है उसकी वजह से, यानी कि आप अगर आपने क्रूड ऑयल ज़्यादा महंगी कीमत पे खरीदा, ज़्यादा कॉस्ट पे खरीदा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट पुश आएगा। और डिमांड पुल किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे राइजिंग एक्सपोर्ट की वजह से, है ना। तो जब राइज करेगा एक्सपोर्ट तो क्या होगा कि जो और आपसे गरीब कंट्रीज हैं या जो जिनके यहाँ वो सामान नहीं उत्पादित हो रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा इंपोर्ट कराने की कोशिश करेंगी, और आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेशन के टर्म में उसको एक्सपोर्ट कर दोगे, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे। अब मान लो क्या हो रहा है कि आपने पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदा, पेट्रोलियम उत्पादों के खरीदने से क्या हो जा रहा है, वो ज़्यादा कीमत आपको बैठ रही है। कब बैठ रही है, जब डिप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट हो रहा है, मतलब कि एक्सचेंज रेट जो है वो घट जा रहे हैं। और मतलब इसको सीधे समझें कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो क्या हो जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है। यानी $1 के मुकाबले आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है, क्रूड ऑयल की जो कॉस्ट है आपके लिए बढ़ जा रही है, क्योंकि आप इंडियन फर्म हैं, आप इंडियन इंडिविजुअल हैं, आपको ज़्यादा इंडियन रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, राइट। तो आपके लिए वो कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल जो आपने इंपोर्ट किया। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, जब आपने इतना पैसा खर्च करके सामान को उत्पादित किया, तो उस उत्पादित सामान को आप देख पा रहे हैं कि यार इंडिया में इसकी जो वैल्यू है वो कम है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने पे क्या हो जाएगा, आपको डॉलर मिलेगा, और जब डॉलर मिलेगा और उस डॉलर को जब आप एक्सचेंज कराओगे तो उस डॉलर के मुकाबले आपको ज़्यादा रुपया मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएटेड है। आपको $1 के मुकाबले मान लो 70 रुपये मिल रहे हैं, और वही जो सामान है वो आप इंडिया में 60 रुपये में बेच पा रहे हो, तो 10 रुपये का आपको प्रॉफिट तो हो रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे प्रॉफिट जनरेशन का प्रेशर आ जाता है, और वहाँ पे एक्सपोर्ट को राइज किया जाता है। कोशिश किया जाता है कि यार नेबरिंग कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाए, या ऐसी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए, राइट। तो ये एक रीजन बनता है कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क का। आई होप आपको समझ में आ गया हो, डिटेल में इसको जरूर समझें। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम फैक्टर समझने की कोशिश करें, दैट इज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल जनरेशन इसको आप बोल सकते हैं, कि अगर यहाँ पे पॉलिसी ठीक नहीं है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले जो बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट है वहाँ पे उसको देख रही है, या वहाँ पे सेंट्रल बैंक उसको मॉनिटर कर रहा है, तो इससे अगर वहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स हो रहा है, मतलब कि बैंकों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट किया जा रहा है और मनी का एक्सपेंशन किया जा रहा है। यूँ कह लें मोटे तौर पे कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, तो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर की एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो जब स्पेंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो उसकी आदत क्या होती है, एक तरीके से बेकार हो जाती है। बेकार का मतलब ये दोस्तों कि वो एसेंशियल चीज़ों से भी कई बार क्या होता है, नॉन एसेंशियल चीज़ों को भी खरीदना शुरू कर देता है, या उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो
इससे फिर क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क आता है। यहाँ पे भी वही लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी में राइज देखने से मिल रहा था। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्रेडिट बढ़ रही है, आपके पास 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दिया गया और वो भी कम इंटरेस्ट पे, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो यार इससे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और इन्हीं की वजह से क्या होती है, महंगाई आती है। तो महंगाई के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप सबने इसको समझ लिया। मैंने जो आपको एग्जांपल दिए उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया इसको डिटेल में जरूर जाएं, बिकॉज अपने आप में ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अलग अलग इंडिविजुअली डिस्कस करना चाह रहे हैं मेरे साथ, मेरे हिसाब से इसको आप समझना चाह रहे हो कि यहाँ पे ये जो है वो किस तरीके से डिटेल में आप समझा सकते हो, ये क्या है ये क्या है, तो जरूर आप मुझे कमेंट करें। इन सब के टर्म में डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, बिकॉज ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, राइट। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से उसके लिए कॉज बनते हैं। देखिए ये तो हमने कुछ फैक्टर्स जान लिए कि वहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिस्क कैसे आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिस्क कैसे आता है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं। कुछ और फैक्टर्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो नेचुरल डिजास्टर हो रहा है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बेकार हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, बेकार हैं। बेकार का मतलब ये है कि वो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट का मतलब ये है कि वो जनता की भलाई के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा आइडियल सोच रखी गई है, प्रैक्टिकल सोच नहीं रखी गई है, या उसमें विजन नहीं है। तो इससे क्या होता है, कई बार इन्फ्लेशन आने के चांसेस रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर का एग्जांपल आप इसको अगर आप देखो तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, अभी 2015 में हुआ था नेपाल में। वहाँ पे भयंकर भूकंप आया था, काफ़ी लोग मारे गए थे, और उसके वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे मतलब एक तरीके से हर चीज़ तबाह हो गई थी वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन आया था, और वो जो इन्फ्लेशन आया दैट इज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, राइट। उसका ये एक बेस्ट एग्जांपल है, राइट। एक कटरीना तूफान आया था अमेरिका में, उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी देखा गया था, आप सबने न्यूज़ में देखा होगा। तो ये जो इस तरीके से इन्फ्लेशन आता है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखा जाता है, तो दैट इज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। क्योंकि ये क्या होता है कि जो मशीनरीज हैं, जो भी एक तरीके से सोर्सेज हैं, उसको भी कई बार डिस्ट्रॉय करते हैं। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो इन रिसोर्सेज को भी कई बार डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन में एक तरीके से इम्पैक्ट आता है, कमी आती है। और जब कमी आएगी तो डिमांड, देखिए डिमांड जो होती है कुछ भी हो जाए, अभी आपने कोविड भी देखा, कोविड में भी क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें बंद थी लेकिन एसेंशियल चीज़ों की डिमांड तो बनी हुई थी ना। अब डिमांड जो बनी हुई है और उसका प्रोडक्शन अगर कम हो पा रहा है तो अब क्या होगा, फिर महंगाई वहाँ पे भी बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशंस में डिमांड जो है, खासतौर पे एसेंशियल चीज़ों की डिमांड जो है वो हमेशा बनी रहती है, उस पर कमी नहीं आती है। बहुत ही मतलब रेयर केस होता है जहाँ पे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तभी वहाँ पे एक तरीके से कमी देखने को मिलती है। अदरवाइज एसेंशियल चीज़ों की या एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो ऑलवेज बनी रहती है किसी भी सिचुएशन में, जनरली अगर आप इसको देखना चाहो, राइट। दूसरा अगर हम देखें गवर्नमेंट पॉलिसीज के टर्म में दोस्तों, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के टर्म में जो इन्फ्लेशन आता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी है, हाल ही के दिनों में आपने देखा श्रीलंका क्राइसिस, राइट। अभी भी श्रीलंका जो इस क्राइसिस से जूझ रहा है। किस तरीके से ये क्राइसिस आई है आप सब ने न्यूज़ में जरूर देखा होगा। डिफरेंट टाइप के मूवमेंट चल रहे थे, पूरी पब्लिक आक्रोश में थी, और पब्लिक जो है उसमें हर तरह के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे, किसान था, डॉक्टर थे, वकील थे, स्टूडेंट्स थे। इन सब का मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले रही है, अच्छी पॉलिसीज नहीं बना रही है, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी महंगाई आई है, इसकी वजह से यहाँ पे ये क्राइसिस बनी है, राइट। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, वहाँ पे श्रीलंका में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए जो फ्यूचर बेस्ड थे। फ्यूचर बेस्ड का मतलब ये है कि उसमें ये एक एज्यूम किया गया था कि फ्यूचर में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। हम अगर ये पॉलिसी बना रहे हैं तो इस पॉलिसी के बनाने से थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो मोटे तौर पे क्या हुआ है कि इन्होंने पहले जो सबसे खराब डिसीजन लिया, हालांकि डिसीजन सही था लेकिन उसका तरीका, उसको प्लान करने का एक जो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए तो वो नहीं रखा गया। इनका डिसीजन ये था कि हम जो फार्मिंग करते हैं, हमारी जो खेती है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती होगी। अब पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये दोस्तों कि आप उसके लिए बाकायदा पहले से तैयारी करो या स्टेप बाय स्टेप करो, या कुछ जो जोन्स हैं उनको आप सिलेक्ट करो जहाँ पे एक तरीके से देखा जाता है कि बीमारियाँ वहाँ पे कम होती हैं। ऐसा जोन है जहाँ पे टेम्परेचर मतलब जो भी उस फसल के लिए एक टेम्परेचर चाहिए
एक जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो सब अवेलेबल है और उसकी वजह से वहाँ पे बीमारी भी होने के कम चांसेज हैं। तो ये सब फील्ड्स हैं, जोन्स हैं, इनका पहले सिलेक्शन करना चाहिए था, जिसकी वजह से एक तरीके से देखा जा सके कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, राइट। तो इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, एक लर्निंग आती है कि यार इसको दूसरे फील्ड में, दूसरे जोन में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर जगह उस पॉलिसी को अप्लाई कर दिया कि भाई ऑर्गेनिक खेती ही होगी। अब जो जरूरत की चीजें हैं, मतलब कि खाने पीने की वस्तुओं में भी अगर आप इस तरीके का एक तुगलकी फरमान जारी करोगे तो क्या होगा, वहाँ उत्पादन की क्षमता, मतलब उत्पादन की क्षमता क्या हो जाएगी, काफी घट जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा और लोगों की डिमांड तो कम नहीं होती, लोगों को तो पेट भरना ही पड़ेगा, राइट। तो एक फैक्टर तो ये था। लेकिन साथ में क्या हो रहा था कि श्रीलंका में जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो भी लगातार घट रहा था। लगातार घटने का कारण ये है कि आप देखो कि पिछले 2-3 साल से हर एक कंट्री इंपैक्टेड हुई है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया में एक तरीके से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। और श्रीलंका के लिए जो फॉरेन करेंसी का जो सबसे बड़ा सोर्स था, दैट इज टूरिज्म, राइट। टूरिज्म एक तरीके से वहां पे बंद हो गया था और टूरिज्म के बंद होने से फॉरेन करेंसी आना बंद हो गई थी, डॉलर आना बंद हो गया था, जिससे इन्हें क्रूड ऑयल खरीदना भी महंगा पड़ रहा है, या इनका पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो क्रूड ऑयल खरीदने में खत्म हो रहा है, नेचुरल गैसेस को खरीदने में खत्म हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वहां पे क्राइसिस धीरे धीरे आती गई। आप देखो कि यहाँ पे नेचुरल गैसेस के लिए भी मारामारी हो गई, रसोई गैसेस भी मिलना मुश्किल हो गया, लोग उसके लिए भी काफी जद्दोजहद करते रहे। तो इस तरीके की जो सिचुएशन आई श्रीलंका में, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। उसको ढंग से प्लान नहीं किया गया, उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसको ढंग से रेगुलेट भी नहीं किया गया। इस वजह से पब्लिक वहां पे इस तरीके से परेशान हुई, और इस तरीके से परेशान हुई कि जो खाने पीने के सामान है उनमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग 25 से 30% की वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक थी, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल देख लें, हाल ही में नेपाल में भी चल रहा है दोस्तों। नेपाल में भी क्या हो रहा है, फॉरेक्स जो रिजर्व है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है, उसका रिजर्व काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक तरीके से इंपोर्ट्स को बंद कर दिया है, क्योंकि उसका फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है। और जब फॉरेक्स रिजर्व एकदम जीरो हो जाएगा तब अपने आप में बहुत ही खतरनाक कंडीशन पैदा हो जाएगी। इस वजह से अपने आप में पहले से उसको डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल भी इस चीज़ से जूझ रहा है। हालांकि इसमें आप देखो कि जितनी भी कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो एशियन कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ से जूझ रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी हालांकि पिछले कुछ सालों में देखा गया था काफ़ी इंक्रीज आया है फॉरेक्स रिजर्व में, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे भी डिप देखा गया है, यहाँ पे भी एक स्लाइड देखा गया है, राइट। तो ये जो इम्पैक्ट आया है कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा रीजन रहा है लॉकडाउन, कोविड, राइट। और उसके बाद भी किस तरीके से पॉलिसीज को बनाना है, किस तरीके से उसको लागू करना है, ये गवर्नमेंट्स को जरूर सोचना पड़ेगा। बिकॉज इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं उसमें इंपोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ के लिए बहुत चिंता का कारण बन जाता है जो कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, ख़ास तौर पे इसेंशियल कमोडिटीज़ पे, राइट। तो ये आपने एग्जांपल देखा श्रीलंका का और नेपाल का, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे ये सिचुएशन आई है। अगर आप यहाँ पे देखो कि फॉरेक्स रिजर्व का रोल किस तरीके से होता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, हालांकि आप इसको मोटे तौर पे जरूर समझ जाओगे। यहाँ पे आप देखो कि फॉरेस्ट जो रिजर्व है, अगर हम यहाँ पे इंडिया के टर्म में देखेंगे तो इंडिया का जो रिजर्व है वो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी मतलब देखा गया है कि यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है, स्लाइड देखा गया है। लेकिन अगर इसको 2-4 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो इंडिया में काफ़ी अच्छी इसकी एक मतलब इसका एक अच्छा रिकॉर्ड देखा गया है, इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है, राइट। लेकिन समझना ये जरूरी है कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व मैं आपको बता दूं दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब ये होता है कि यह असेट्स को इंक्लूड करता है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब फॉरेन चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए जो आपके पास रिजर्व है, वही आपके लिए क्या बोला जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व है। जनरली ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो फॉरेक्स रिजर्व के रूप में डॉलर को एक तरीके से रिजर्व रखती हैं, डॉलर को एक एसेट के रूप में रखती हैं, राइट। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, आप देख लो। मतलब कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, तो पहला जो है दैट इज़ फॉरेन बैंक नोट्स, फिर है फॉरेन बैंक डिपॉजिट्स, तीसरा है फॉरेन ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नेक्स्ट है गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs,
राइट। यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट का मतलब ये है कि IMF में यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में से आपको एक स्पेशल राइट दिया जाता है कि वहाँ पे आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं फॉरेन रिजर्व के रूप में। मतलब कि अगर आपको डॉलर चाहिए तो वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स होते हैं। वो राइट्स क्या होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको एक तरीके से डिटेल में समझना पड़ेगा। यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करते हैं। मेनली आप ये जान लो कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो एक तरीके से फॉरेक्स रिजर्व के रूप में काम करती हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपका फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है। अच्छा, रोल किस तरीके से होता है ये समझ लेते हैं। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, अगर हम श्रीलंका का एग्जांपल लें कि श्रीलंका में अगर इस तरीके की क्राइसिस आई है तो इस वजह से आई क्योंकि वहाँ पे फॉरेन रिजर्व कम हो गया है, राइट। और फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया है तो वो एसेंशियल चीज़ों को भी और ख़ास तौर पे पेट्रोलियम पदार्थों को इंपोर्ट नहीं कर पा रही है, जिससे इंटरनल मार्केट पूरी तरीके से एक तरीके से अफेक्टेड हुई है, राइट। तो वहाँ पे एसेंशियल चीज़ों में भी बढ़ोतरी देखी गई। एसेंशियल चीज़ों में जैसे सब्जियों की कीमत हम देख लें तो वो भी बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि उसका दूसरा रीजन भी देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो अपने फॉरेक्स रिजर्व को भी मेंटेन नहीं कर पाई, उसमें विजन नहीं था। दूसरा, उसने ये भी पॉलिसी बनाते समय नहीं ध्यान दिया कि अगर हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसके प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा और लोगों की जो डिमांड है उस डिमांड को हम क्या फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सिचुएशन बनी थी। तो ऐसे में क्या होता है, फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो जरूरी हो जाता है कि आपके पास जो स्टोर्ड फॉरेस्ट रिजर्व है उससे आप कुछ दिनों तक काम चला सकते हैं जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए, राइट। तो फॉरेस्ट रिजर्व इसलिए हर कंट्री के पास होना जरूरी होता है और सारी कंट्रीज आज की डेट में लगभग फॉरेस्ट रिजर्व रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डॉलर के फॉर्म में रखती हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो वर्ल्ड वाइड अभी भी मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी है, राइट। उसी की वैल्यू एक तरीके से ज़्यादा समझी जाती है, स्टेबल करेंसी समझी जाती है। तो उसके टर्म में क्या होता है, व्यापार होता है और उसको एक फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में रखा जाता है। फिर गोल्ड रिजर्व भी लोग रखते हैं, और ये जो रिजर्व रखता है जनरली जो रखा जाता है जनरली वो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा रखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या है, RBI, राइट। RBI क्या करता है, फॉरेस्ट रिजर्व रखता है, और फॉरेस्ट रिजर्व को ही इसके टर्म में क्या करता है, RBI डिफरेंट डिसीजंस लेता रहता है। कई बार क्या आता है, फॉरेस्ट रिजर्व की वो खरीद फरोख्त करता है, यानी कि डॉलर की भी खरीद करता है, और कई बार फॉरेस्ट रिजर्व का एक तरीके से कैश स्वैप भी कराता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज में, RBI ने 2-4 महीने पहले ही 2-4 महीने क्या 1.5-2 महीने हुए हैं, मार्च में ही RBI ने एक तरीके से अनाउंसमेंट की थी कि वह $5 बिलियन का कैश स्वैप कराएगा, फॉरेक्स कैश स्वैप कराएगा। मतलब ये था कि उसके पास जो एक तरीके से $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। इंडिया के पास आज की डेट में लगभग $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। इसमें से RBI ने अनाउंसमेंट की कि $5 बिलियन का हम कैश स्वैप कराएंगे। मतलब ये है कि हमारे पास जो रिजर्व है उसमें से $5 बिलियन की हम एक तरीके से ऑक्शन करेंगे, बोली लगवाएंगे। जो भी इसको खरीदना चाहेगा, जो भी बैंक इसको खरीदना चाहेगा उसको ले सकता है, उसको एक तरीके से इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो होता क्या है कि ये भी एक तरीके से महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के डिसीजंस लेती है, सेंट्रल बैंक इस तरीके के डिसीजंस को लेती है। क्योंकि होगा क्या है कि जब फॉरेक्स रिजर्व को बैंक के पास बेचा जाएगा तो बैंक की जो करेंसी है, बैंक के पास जो पैसा है वो क्या करेंगे, RBI को दे दिया जाएगा, और बैंकों के पास पैसे कमी हो जाएगी। और पैसे की कमी जब बैंकों के पास होती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। मतलब क्या होता है कि बैंक फिर लोन कम देते हैं, और अगर देते भी हैं तो हाई रेट पे देते हैं। तो लोगों की जो परचेजिंग जो क्रेडिट वैल्यू है वो कहीं ना कहीं घट जाती है, और जब क्रेडिट वैल्यू घटती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी घटती है, और परचेजिंग पावर घटेगी तो महंगाई कहीं ना कहीं रुकेगी, राइट। क्योंकि ज़्यादा परचेजिंग करने की वजह से, डिमांड पुल की वजह से ही महंगाई आती है, राइट। तो ये भी एक टूल होता है गवर्नमेंट के पास कि वो किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करे, राइट। तो ये आप समझ लीजिए फॉरेस्ट रिजर्व किस तरीके से काम करता है। फॉरेस्ट रिजर्व बेसिकली ऐसे ही काम करता है कि वो इस तरीके की सिचुएशन में, मतलब कि क्राइसिस की सिचुएशन में काफ़ी दिनों तक इंपोर्ट कर सकती है और इसेंशियल चीज़ों को इंपोर्ट कर सकती है, जिससे उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और उसकी इसेंशियल कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, इकोनॉमी चल सके, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोटे तौर पे। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें कि इन्फ्लेशन किस तरीके से लोगों पे इम्पैक्ट डालती है, तो ज़रूर आप उसको देखते हैं कि अगर महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो आम लोगों की ज़िंदगी एक तरीके से काफ़ी मुश्किलों वाली हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको नेशन वाइड देखें, नेशन के तौर पे देखें, राष्ट्र के तौर पे देखें, तो इसके कुछ एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, वो भी जानना आपको जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मॉडरेट इन्फ्लेशन का होना भी जरूरी है।
ये पॉइंट आप जरूर जानें। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो वेजेज हैं, जो तनख्वाह है, जो पेमेंट है, वो किस तरीके से बढ़ती है, तो उसके पीछे भी जो रीजन रहता है वो मॉडरेट इन्फ्लेशन ही रहता है। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है तभी ना आप एक तरीके से अपनी सैलरी में हाइक मांगते हो, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मांगते हो, क्योंकि मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है तो जो आपको इसेंशियल कमोडिटीज पे पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, और जब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो इसका मतलब है आपको कमाई बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो ये देखने को मिलता है, मतलब कि रियल वेजेस जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे ये रीजन रहता है मॉडरेट इन्फ्लेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्राइसेस का एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, तो वहाँ पे भी मॉडरेट इन्फ्लेशन का ही रोल रहता है, राइट। और एक चीज़ मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि हमेशा एक राष्ट्र के रूप में अगर इसको आप देखें, तो राष्ट्र के रूप में जो महंगाई होती है, खासतौर पे जो मॉडरेट महंगाई होती है, यानी कि मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है, वह डिफ्लेशन से कहीं अच्छा होता है। क्योंकि डिफ्लेशन जो होता है, यानी कि जो मंदी होती है, वो बहुत सीरियस इम्पैक्ट लाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि रिसेशन का दौर आता है, इंडस्ट्रीज छोटी छोटी बंद हो जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं, और जब नौकरियां चली जाती हैं तो एक तरीके से मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाता है, एक लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है, और यूं कह लें मोटे तौर पे कि वहाँ पे पूरी तरीके से एक तरीके से जो सिस्टम ब्रॉड वे में फैला हुआ था वो सिकुड़ जाता है, राइट। तो ये एक जरूरी है मॉडरेट इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए, ताकि वहाँ पे रिसेशन ना आ पाए, राइट। ये फैक्टर भी आप जरूर जानें। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि मॉडरेट इन्फ्लेशन जो होता है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। गवर्नमेंट को किस तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो ह्यूज डेब्ट होता है, जो कर्ज होता है, उसको उतारने के लिए भी इन्फ्लेशन जरूरी होता है। इन्फ्लेशन कई बार उस कर्ज को उतारने के लिए एक कारगर टूल की तरह काम करता है, क्योंकि होता है क्या है कि जब महंगाई बढ़ती है तो वो जो महंगाई होती है ज़्यादातर उसमें टैक्सेस को अप्लाई करने से होती है। जब टैक्स ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट अपने डेब्ट को चुका पाएगी, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने डेब्ट को चुका पाएगा, राइट। तो ये आप एडवांटेजेस भी देख लें। इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, जो एक मॉडरेट इन्फ्लेशन है वो ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में सिर्फ मॉडरेट इन्फ्लेशन तक ही सीमित है। अगर आप इसको सोचो कि ये गवर्नमेंट के आउट ऑफ हैंड जा रही है, मतलब गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, या उन्होंने विजन नहीं रखा और उनके सामने अचानक इन्फ्लेशन आ चुका और वो बहुत हाई रेट से बढ़ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के हैंड से, गवर्नमेंट के हाथ से वो निकल रही है, तब वो महंगाई बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट लाती है और वो क्राइसिस का कारण बनते हैं, जैसे श्रीलंका में आपने देखा, राइट। तो ये जो एडवांटेजेज हैं और जो डिसएडवांटेजेज हैं मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। और महंगाई क्या है इसको आप आई होप आप समझ गए होंगे। डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन बेसिकली क्या है, मंदी है, मतलब वहाँ पे सामान की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और डिमांड जो कम होती है उसका मैंने आपको रीजन बताया कि एक तरीके से लोगों की इनकम कम हो जाती है, उनके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे वहाँ पे डिमांड कम हो जाता है, राइट। तो जस्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, तब वहाँ पे डिफ्लेशन आता है। मोटे तौर पे आप ये समझें, इसको आप बहुत ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में देखना चाह रहे हैं, राइट। तो इसको आप जरूर डिटेल में पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी टर्म्स हैं इस पे बेस्ड काफ़ी कई बार सवाल बन चुके हैं, राइट दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो, राइट। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।